स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भारत की शिक्षा नीति के बारे में। भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की गई है जिसे हम NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूँ जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देख रहे हैं तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप लोग इंस्टीट्यूशन में टीचर वगैरह हैं तो भी आप लोगों को भारत की ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी रिलीज की गई है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके तहत क्या क्या आप लोगों को नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्या क्या आप लोगों के नए नए कोर्स में एडिशंस होंगे, किस तरीके से अब भारत में शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा में कितना ज़्यादा बदलाव किया गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी पूरी ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों शिक्षा नीति के बारे में, तो आप लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि आखिरकार शिक्षा नीति होती क्या है। मैं इतनी शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि देश में शिक्षा नीति आ गई है, ये सब चीज़ें हो गई हैं, इतना सब सीखने को मिलेगा, तो आखिरकार ये होती क्या है। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है हर एक देश में होती है। अपने देश भारत की अगर हम बात करें तो भारत में देखो शिक्षा नीति क्या होती है। शिक्षा नीति होती है कि भारत में किस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी। बच्चा चाहे छोटा हो, जैसे कि अगर हम बात करें कि प्री प्राइमरी में हो, फर्स्ट टू फिफ्थ हो, 6 टू 8 हो, हाई स्कूल का बोर्ड हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा हो, किसी भी तरीके की एजुकेशन हो, बच्चे को किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्या क्या कोर्स में वेरिएशंस होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से बच्चों को फीस दी जाएगी, मतलब बच्चों की फीस ली जाएगी, स्कूल्स फीस लेंगे, और पनिशमेंट क्या क्या लेवल तक हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें शिक्षा नीति के तहत ही आती हैं। हर एक देश में ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। यानी कि अगर हम भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश में अगर हाई स्कूल में आप लोग बोर्ड देखते हो ना, अगर हाई स्कूल में बोर्ड होता है, इंटर में बोर्ड होता है, तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके द्वारा तय किए गए हैं। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बोर्ड भी नहीं होते, कहीं कहीं बोर्ड होता, कहीं नहीं होता, ये सारी चीज़ें होती। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिक्षा नीति होती क्या है। और अब भारत देश में शिक्षा नीति नई लागू की गई है। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे। और तो देखो, सबसे पहला सवाल ये है, शिक्षा नीति के बारे में हम लोग सुन रहे हैं तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये है रमेश पोखरियाल जी। रमेश पोखरियाल भारत के शिक्षा मंत्री हैं केंद्र सरकार के। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ पूछ ली जा सकती है एग्जाम में कई बार कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है रमेश पोखरियाल। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, भूलना मत। अगला देखो, अगर हम बात करेंगे तो देश में कितने सालों के बाद शिक्षा नीति आई है। अगर आप लोग देखो ये सोच रहे हो सॉरी कि भारत में हर साल एक शिक्षा नीति लागू की जाती है, तो ऐसा नहीं है। भारत में 34 साल बाद यानी कि 34 ईयर्स के बाद एक शिक्षा नीति लागू की जा रही है। और पिछली जो शिक्षा नीति थी वो कब लागू की गई थी, तो देखो 1986 में इससे पहले शिक्षा नीति लागू की गई थी। और अब 2020 में ही शिक्षा नीति नई लागू की जा रही है, यानी कि 34 साल का गैप हो गया है इस सब चीज़ों के बीच में। देखो, इस सब पर बहुत बड़ी बात होती है भारत में एजुकेशन सिस्टम को संभालना। भारत की जनता बहुत बड़ी है, एजुकेशन सिस्टम को बदलना या मैं अगर कहूँ थोड़ा बहुत बदलाव करना, तो उसमें बहुत सारा संशोधन किया जाता है। लेकिन ये सच में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, 34 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है। लेकिन चलो फाइनली देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट को याद आई एजुकेशन सिस्टम बदलने की, और अब फाइनली नई एजुकेशन सिस्टम आ चुका है 2020 का। ठीक है, 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इस सब बात पर बहुत ज़्यादा परामर्श चला, और ये जो शिक्षा नीति है उसके तहत बहुत लंबी एक बैठक चली जिसको इतने टाइम तक हेड किया गया। ठीक है, और उसके बाद आखिरकार अब नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये है कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। हाँ देखो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो, अभी मैं आप लोगों को बताया कि 2020 में शिक्षा नीति आई है, इससे 34 साल पहले 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उससे पहले 1968 में शिक्षा नीति आई थी। ठीक है ना, तो भारत में सिर्फ कुल मिलाकर 3 बार ही शिक्षा नीति आई है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अब देखो 2020 में नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, जिनके टाइम पर ये शिक्षा नीति आई है। ठीक है, और उनसे पहले जो 1986 में आई थी, तो उस समय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनसे पहले जब शिक्षा नीति आई थी 1968 में, तो हमारी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। यानी कि दोस्तों सिर्फ
3 बार ही ऐसा हुआ है कि भारत में शिक्षा नीति आई है। बीच में छोटे मोटे कुछ संशोधन जरूर हुए, लेकिन शिक्षा नीति पूरी तरीके से जो बदलाव होता है वो नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरीके से एक बदलाव के साथ शिक्षा नीति को लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब फाइनली 2020 में शिक्षा नीति आ गई है और बात ये की गई है कि टाइम टू टाइम इसको बदलाव भी किया जाएगा, यानी इम्प्रोवाइजेशन भी किए जाएंगे, यानी कि जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जरूरी होगा उन सब चीजों को भी ध्यान में रखकर उनमें बदलाव किए जाएंगे। बोला तो ये गया, अब आगे देखना होगा कि ऐसा होता है या नहीं, कब तक होता है, क्या नहीं होता है। अभी तो 2020 की हम शिक्षा नीति के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, भारत में शिक्षा नीति जो आई थी, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एक 1986 में आई थी। उस शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया गया था, तो वो कब किया गया था ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो ये 1992 में बदलाव किया गया था, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। 2020 में अगर चेंज की गई तो उस समय कौन है, आप सब लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। और 1986 में नहीं, 34 साल पहले जो आई थी उस समय कौन थे, राजीव गांधी थे। और उनसे पहले जब आई थी 1968 में, तब कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और 1992 में जब संशोधन किया गया, काफी बड़ा संशोधन था, इसीलिए आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी बनता है। उस समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखो, अब कुछ चीज और जानते हैं कि किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक समिति में नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया है। तो ये के कस्तूरी रंगन है, जो हमारे भूतपूर्व यानी कि एक्स इसरो के चीफ हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके एक्स चीफ हैं, काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। और इन्हीं की अध्यक्षता में भारत में नई शिक्षा नीति विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई, यानी कि ये इन्होंने कमेटी को हेड किया था। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक एक परामर्श चला था, तो उसको हेड इन्हीं ने किया था। और जो समिति बनाई गई थी उसको हेड यही कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो, अब कुछ शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। दरअसल देखो, जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी ना राजीव गांधी के टाइम पर, उसी टाइम पर इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रखा गया था। उससे पहले अगर हम बात करें तो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पर शिक्षा नीति आई थी। यानी कि जो राजीव गांधी जी के टाइम पर आई थी, उसी में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय से बदलकर मानव विकास संसाधन मंत्रालय रख दिया गया था। और अब 2020 में जब फिर से शिक्षा नीति आई है, तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। बहुत बड़ा बदलाव है, आप लोगों को ये चीज याद होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए, डेली रिवाइज होनी चाहिए। ये तो मैं वैसे भी आप लोगों को कई बार करंट अफेयर्स के सेशन में भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को जरूर से याद होगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। देखो, कुछ बदलाव और किए गए हैं कि नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखा गया है, तो ये कक्षा 5 तक रखा गया है। अब देखो, इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये आखिरकार है क्या। देखो, कक्षा 5 तक यानी कि 5th क्लास तक जो बच्चा है उसको ना इस तरीके से बर्डन नहीं रखा गया है कि उसको मतलब कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही पढ़नी है, मतलब उसी लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है। सपोज हिंदी में, मैं हिंदी की भी ले लेता हूँ, हिंदी में ही अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, इस तरीके का कोई बर्डन नहीं है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, इस चीज़ का कोई बर्डन नहीं है कि आप लोग उसी में पढ़ाई करनी है। आप अपनी मातृभाषा हो, जैसे कई लोग मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अगर हम साउथ साइड चले जाएं तो बहुत सारी लैंग्वेज जैसे कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, तो वहाँ के लोग क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा वो है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, नॉर्थ ईस्ट की में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो कक्षा 5 तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके के बाउंडेशंस नहीं है, किसी भी तरीके का बर्डन नहीं, किसी भी तरीके का प्रेशर आपको कोई नहीं दे सकता कि कक्षा 5 तक आप लोगों को अपने अगर क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा में पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। उसी के तहत आप लोगों के एग्जाम वगैरह पे होंगे, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी होंगे वो आपको पढ़ने होंगे, लेकिन आप लोग सारी पढ़ाई जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में कर सकते हैं। यानी कि बच्चों को जो प्रेशर रहता था ना कि इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश में पढ़ना है, कई सारे लोग हिंदी से भी परेशान रहते थे कि हिंदी में पढ़ना है, उन लोगों को नहीं समझ में आती थी, क्योंकि वहाँ के कई, देखो अगर आप लोग आपस की बात करोगे आप तो जिनको हिंदी आती है तो वो लोग यही कहेंगे यार हिंदी पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन समझने की कोशिश करो, 125 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी का देश है हमारा, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यहाँ पर, तो उन सब के लिए ये
बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी जानें। देखो, एक चीज़ ये भी है कि वो जो क्षेत्रीय भाषा है ना, फिर वो विलुप्त होती जाती है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग उसी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हो और उसी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन भी करते हो, और कई सारे लोगों के लिए वो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है और 2-3 भाषाओं को बोलने का मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए अब पढ़ाई के क्षेत्र में ये रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर आप कक्षा 5 तक चाहो तो अपनी क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ा बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में, जो आज तक नहीं किया गया था। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बदलाव देखते हैं। तो देखो, अब ये बात आएगी कि अगर कक्षा 5 तक की बात हो गई है, तो विदेशी भाषाएं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश हुई या फिर अदर लैंग्वेजेस हुई, तो उनको हम कब से पढ़ सकते हैं? तो ये हम सेकेंडरी लेवल यानी कक्षा 6 से पढ़ सकते हैं। कक्षा 6 से आप लोगों को इंग्लिश की पढ़ाई कराई जाएगी, और मैं बात करूँ कंप्यूटर्स की पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों की पढ़ाई कराई जाएगी, यानी कि फॉरेन लैंग्वेजेस की कब से पढ़ाई कराई जाएगी? तो कक्षा 6 से कराई जाएगी। कक्षा 5 तक आप लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या आपकी जो स्थानीय भाषा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। अब देखो, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक त्रिभाषा फॉर्मूला भी लागू किया गया है इस शिक्षा नीति में, जो बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जरूर से समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोग भूल गए हो, देखो नीचे लाइक का बटन है, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, भूलना मत। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये त्रिभाषा फॉर्मूला है क्या। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूजन, कि आखिरकार त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोलते हैं, वो आखिरकार है क्या, वो हमारे कोर्स से, या मैं बात करूँ अपने हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उससे किस तरीके से रिलेट करता है, वो चीज़ आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एक बात है, 31 मई 2019 को जो ये नीति थी ना, उसका एक ड्राफ्ट पेश किया गया था। ड्राफ्ट यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक पूरा का पूरा असेंबल करके बना दी गई नीति, और उसको ना एक तरीके से आप कह सकते हो सैंपल पेश किया गया। ठीक है, सैंपल बोल सकते हो आप लोग, उसका सैंपल पेश किया गया, जिसमें था क्या कि एक 3 लैंग्वेज प्रोग्राम था, यानी कि त्रिभाषीय फॉर्मूला था, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी कंपलसरी कर दी जाएगी, और एक स्थानीय या रीजनल भाषा को चुनने का स्टूडेंट के पास विकल्प होगा। अब इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी कर दी गई, लेकिन इसका ना बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। वो क्यों हुआ? देखो, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि बहुत सारे जो भारत देश के जो अलग अलग जगह हैं, जैसे अगर हम साउथ की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ पर, जैसे तमिल, तेलुगु, या बहुत ही अलग अलग, अगर आप गुजरात में जाओगे तो गुजराती वगैरह बोली जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। इंग्लिश फिर भी चलो हम मान लेते हैं, लेकिन हिंदी ही नहीं बोली जाती है बहुत सारी जगह पर। तो इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं ना, उन पर हिंदी जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया गया। इस चीज़ का वहाँ पर विरोध किया गया कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन पर ज़बरदस्ती हिंदी थोपा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है ना? तो इस बारे में बहुत ज़्यादा मतलब विवाद हुआ, एक तरीके से कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ वहाँ पर। ठीक है ना? और उसके बाद हुआ क्या, इसमें एक बदलाव कर दिया गया कि हिंदी की जो अनिवार्यता है ना, वो खत्म कर दी गई, यानी कि आपको हिंदी कंपलसरी नहीं है, यानी कि हिंदी अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, और ना लेना चाहो तो नहीं ले सकते। और फिर एक नया आप लोगों को बनाकर दिया गया त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसमें बोला ये गया कि पहली होगी मातृभाषा। आपकी जो भी मातृभाषा है, आपकी कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, चाहे कोई सी भी हो, आपकी एक मातृभाषा होगी। दूसरी, आप लोगों को इंग्लिश जरूर पढ़ना है। इंग्लिश कंपलसरी है, तब भी थी, अब भी है, यानी कि इंग्लिश तो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी। फिर चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ो, या स्टेट बोर्ड से पढ़ो, या किसी भी बोर्ड से पढ़ो, आपको इंग्लिश जरूर से पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश आप लोगों के लिए करियर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा था, भारत की कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा में कौन कौन सी भाषाएं? देखो, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई कन्नड़ बोलने वाला स्टूडेंट है और कन्नड़ और अंग्रेजी में पढ़ रहा है, तो उसे एक भारतीय भाषा चुननी होगी। जैसे हम कह सकते हैं बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, असमिया हो, मराठी हो, पंजाबी हो। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी भाषाएं जिन्हें आधुनिक भाषा में लिया गया है, यानी कि एक आपकी मातृभाषा होगी और बाकी एक और अलग भाषा होगी। अगर आप कन्नड़ से हैं तो आप मराठी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई और भाषा ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये है कुल मिलाकर, कोई भी आप एक भाषा ले लीजिए। तो ये है कुल मिलाकर त्रिभाषा फॉर्मूला, जो मैंने आप लोगों को बताया। और देखो, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, तमिलनाडु है वो पहला राज्य बना है जिसने त्रिभाषा फॉर्मूले को मानने से इनकार कर दिया गया, और उसने सिर्फ 2 ही भाषा का फॉर्मूला रखा है, जिसमें पहली है मातृभाषा, दूसरी है अंग्रेजी। ठीक है ना? यानी कि वहाँ पर तमिल, तेलुगु बोली जाएगी और साथ साथ इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी। तो ये है पहला राज्य। तो ये चीज़ भी हमें आप लोगों को करंट अफेयर में कई बार पढ़ाई है,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ देखो इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया कि त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। एक बार और देखो मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा कि आखिरकार त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को एक बार में शायद समझ में ना आए। देखो 31 मई 2019 को इस नीति का एक सैंपल जारी किया गया जिसमें बोला ये गया कि हिंदी और इंग्लिश स्कूलों में कंपलसरी कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप एक रीजनल या मैं कहूँ क्षेत्रीय लैंग्वेज आप लोग ले सकते हो जिसमें आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि जो गैर हिंदी राज्य है ना, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को ये हुआ कि हिंदी थोपी जा रही है, यहाँ पर कंपलसरी कर दी गई तो थोपी जा रही है। तो इसीलिए हुआ क्या, फिर इस चीज़ का विरोध हुआ तो फिर बाद में हिंदी की जो अनिवार्यता है इसमें बदल दी गई कि हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और एक नया त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया जिसमें बोला ये गया कि 3 भाषाएं होगी, पहली होगी मातृभाषा, दूसरी होगी अंग्रेजी और तीसरी होगी कोई भी एक आधुनिक भाषा। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर त्रिभाषा फॉर्मूला जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को एज बीइंग अ स्टूडेंट कह लीजिए, पेरेंट कह लीजिए, या फिर आप लोग अगर आप लोग पढ़ रहे हैं करियर रिलेटेड तो भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले। ठीक है, अब अगला है कि किस कक्षा से वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। देखो वोकेशनल कोर्सेज होते क्या हैं, देखो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी, प्रोजेक्ट वर्क सिखाया जाएगा। देखिए कुल मिलाकर ये किस चीज़ पर शुरू किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो कक्षा 6 से होगा क्या, प्रोफेशनल स्किल्स पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों की इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। कई कंपनियों में आप लोगों को भेजकर वहाँ पर जो उनका वर्क प्रोफाइल है उन चीज़ों को आप लोगों को समझाया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा इंटर्नशिप होती है बीटेक BA वगैरह बच्चों की, तो अब से होगा क्या, आप लोगों का अगर कक्षा 6 में आ गए तो कक्षा 6 से भी आप लोगों को इंटर्नशिप देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारी प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी। प्रोफेशनल स्किल्स से मतलब अगर आप लोग किसी फील्ड में वर्क सीखना चाहते हैं, सपोज कि आप लोग कंप्यूटर में अच्छे हैं, कंप्यूटर में आप लोग वर्क सीखना चाहते हैं 6 क्लास में, इट डजेंट मैटर कि आप लोग बीटेक का मतलब कोर्स पढ़ रहे हैं या फिर मैं बात करूं अगर आप कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप लोगों को कराई जाएगी। देखो ये इस उस पर कराया जा रहा है, ये क्यों कराया जा रहा है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है कुछ टाइम के बाद, फैमिली की मजबूरी ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए आप लोग XYZ एग्जाम्पल, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर होता क्या है, देखो अगर वो 6, 7 या 8 तक पढ़ लिए हैं या 10 तक भी पढ़ लिए हैं तो उनको जॉब नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट जॉब तो छोड़िए इवन प्राइवेट जॉब तक नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए फिर होता क्या, बहुत सारे लोग गलत राह पर चले जाते हैं, चोरी वगैरह भी करने लगते हैं। तो इस चीज़ को बचने के लिए और साथ ही साथ एजुकेशन अगर बच्चे ने हासिल की है तो उसको ना बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे तक करने के लिए, साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप लोगों ने देखो प्रोजेक्ट वर्क सीखा है, आप लोगों ने कुछ स्किल्स सीखी हुई हैं, आप लोगों ने कुछ ऐसा सीखा हुआ है जिससे कि आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हो, या फिर अगर आप जैसे मैं बात करूँ अगर 6 क्लास में है आपने किसी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर ली, वहां से आप लोगों को पता चल गया कि वर्क किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर किस तरीके से कंपनी में काम होता है। तो बाद में अगर आप लोगों ने अगर इवन 6 या 7 या 8 तक भी पढ़े हुए हैं और बाद में जाकर अगर आप लोग कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को कंपनी के काम का एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आपके पास इंटर्नशिप लेटर होगा। तो इसके तहत आप लोगों को जॉब आसानी से मिल जाएगी। इट डजेंट मैटर कि आप लोगों ने पूरा ग्रेजुएशन किया है या नहीं, आप लोगों ने कुछ और कोर्स किया है नहीं की, मैं कहता हूँ पोस्ट थोड़ी छोटी होगी लेकिन आप लोगों के एटलीस्ट जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप लोगों की जो एजुकेशन है वो भी खराब नहीं जाएगी और इसीलिए ये चीज़ शुरू की गई है कि क्लास 6 से ही आप लोगों को अब वोकेशनल कोर्सेज यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो चीज़ सिखाई जाएंगी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब जो पढ़ाई है ना वो आप लोगों की वेस्ट नहीं जाएगी। बहुत बार होता क्या था, आप लोग 6, 7, 8 तक पढ़ लेते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे, लेकिन बाद में होता क्या था, उन लोगों को ना कुछ काम नहीं आ पाती थी वो पढ़ाई, क्योंकि बाद में ना तो उससे जॉब मिल रही है और धीरे धीरे करके बच्चा वो चीज़ें ना जो रट्टू तोता वाली चीज़ें होती थी वो बच्चा भूल जाता था। तो इसीलिए अब होगा ये कि बच्चे ने जो भी सीखा है वो प्रैक्टिकली सीखा है, प्रोजेक्ट वर्क सीखा है, तो उससे होगा क्या, बच्चा अपना खुद का कुछ ना कुछ कर जरूर लेगा, यानी कि किसी कंपनी में जॉब कर सकता है या फिर अपना खुद का बिजनेस कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्सेज क्यों शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा नया पैटर्न आ गया। तो देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है जो किया गया है। तो देखो पहले होता था, आप लोगों ने देखा होगा ना कि 10+2 होता था, यानी कि 10th और 2 अगर और जोड़ते तो 12th हो जाती थी। तो ये पैटर्न पहले देश में चला करता था, लेकिन अब इसकी जगह देखो एक नया पैटर्न आ गया है जो है 5+3+3+4। अब ये है क्या, देखो इनको जोड़ना नहीं है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है जिसको अब भारत में
शिक्षा में लागू किया गया है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म, या मैं कहूँ इसको डीप में जान लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। देखो जो पहला 5 है, आप लोग देखो देख रहे हो ना, देखो 5 + 3 + 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, 5 है, 3 है, 3 है, 4 है। अब देखो जो पहला 5 है उसमें होगा क्या, देखो स्टार्टिंग से शुरू होगा बच्चा जब छोटा है। देखो बच्चा है अभी 3 से 8 साल का बच्चा है, तो वो क्या होगा, देखो 3 साल यानी कि 5 साल हैं, ये 5 जो है ये साल हैं, ठीक है। ये 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, ये साल को डिफाइन किया गया है। पहले के जो 5 साल होंगे बच्चे के, यानी कि बच्चा जब 3 साल का है, 3 से 8 साल का है, 5 साल हो गए, इसमें बच्चा करेगा क्या, तो देखो 3 साल बच्चा प्री प्राइमरी पढ़ेगा। 3 साल बच्चा प्री प्राइमरी पढ़ेगा, जैसे LKG बोल लीजिए आप, या फिर प्ले ग्रुप होता है, LKG होती है। तो इस तरीके से 3 साल बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ेगा और उसके बाद क्लास 1 में पढ़ेगा, क्लास 2 में पढ़ेगा, ठीक है। 5 साल का हो गया, 5 साल हो गए, बच्चा 8 साल का हो गया, ठीक है। और बच्चा अभी कौन सी क्लास में आ चुका है, सेकंड पास कर चुका है, यानी कि 2 क्लास पास कर चुका है। अब टाइम पीरियड आगे बढ़ाते हैं और बच्चा हो गया 8 साल का, 8 साल से 11 साल, यानी कि 3 साल का समय हुआ, ये 3 दिया है, ये साल को डिफाइन कर रहा है। 8 से 11 साल बच्चा 3, 4, 5 यानी 3, 4, 5 3 क्लासेस पढ़ लेगा, ठीक है। बच्चा पहुंच गया सेकेंडरी लेवल, यानी कि 6 क्लास पर पहुंचा। बच्चे की उम्र कितनी हो गई, 11 साल, 11 से 14 साल होगा, अगला 3 साल दिया होगा ना, तो अगला होगा 11 से 14 साल, 3 साल बच्चा 6, 7 और 8 3 क्लास और पढ़ लेगा, ठीक है। अब उसके बाद मेन फेज शुरू होता है 4 साल का, ठीक है। पहले होता था यहाँ से 10 + 2, अभी होगा 4 साल का, यानी कि बच्चा अभी कितना 14 साल का हो चुका है। 14 से 18 साल तक बच्चा 8th से 10th पहुंच जाएगा, यानी कि 9th से 12th पहुंच जाएगा, 12th पास कर लेगा और उसके बाद वो कॉलेज जाएगा, ठीक है। तो ये स्कूलों के लिए लागू की गई है 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। यहाँ भी प्लस लगा देते हैं, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4, तो ये एक नया पैटर्न है जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में लागू किया है, ठीक है। देखो अब एक बार और मैं हल्का हल्का पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये है क्या, देखो जो पहले 5 साल हैं, बच्चा 3 साल जो होगा वो प्री प्राइमरी पढ़ेगा, उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 पढ़ेगा। अगला है, अगले जो 3 साल होंगे, बच्चा 8 से 11 साल का हो गया और बच्चा पढ़ेगा 3, 4, 5 क्लास, ठीक है। अगला जो 3 साल है उसमें बच्चा 11 से 14 साल का हो जाएगा और बच्चा पढ़ेगा 6, 7, 8 क्लास। अगला है कि 4 साल जो है बच्चा उसमें 14 से 18 साल का हो जाएगा और क्लास कौन सी पढ़ेगा, 9th, 10th, 11 और 12th, 4 साल बच्चा और पढ़ लेगा, ठीक है ना। यानी कि जो पूरा का पूरा स्कूल जो है ना, बच्चा किस तरीके से स्कूल में पढ़ेगा, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारा का सारा डिफाइन इस पैटर्न में किया गया है, 5 + 3 + 3 + 4। तो ठीक है, आप लोगों को ये याद रहेगा। आइंदा अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि ये पैटर्न क्या डिफाइन करता है, तो आप लोग बता देंगे कि ये पैटर्न जो बच्चे के स्कूल की एज है ना, उसको डिफाइन करता है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा, मतलब 5 साल क्या पढ़ेगा, 3 साल क्या पढ़ेगा, अगले 3 साल क्या पढ़ेगा, अगले 4 साल क्या पढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें इस पैटर्न में डिफाइन की गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद रहेंगी। पढ़ते हैं आगे। अगला है कि भारत सरकार ने GDP यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट परसेंटेज का कितना भाग शिक्षा का में लगाने का लक्ष्य रखा है। तो देखो पहले था 4.43% और अब है 6%, यानी कि भारत सरकार की जितनी GDP है, भारत की जितनी GDP है उसका 6% अब शिक्षा में लगाया जाएगा। देखो कितनी है भारत की GDP, आप लोगों को अगर पता है तो देखो पहले वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। नहीं पता है तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2.72 लाख करोड़ USD, ठीक है ना। इतनी है भारत की GDP और अब इसका 6% भारत एजुकेशन सिस्टम में लगाने वाला है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है इसका 6%, मेरे को नीचे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा कि इतना हुआ 6%। इतना भारत अब एजुकेशन पॉलिसी में लगाने वाला है, यानी कि एजुकेशन में लगाने वाला है। और उम्मीद थी यार इससे ज़्यादा लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, 10 या 12% लगा देते तो और बेटर हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों ने अगर सोच समझ के लगाया तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा और अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट के लिए लगाया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि पहले कितना था, 4.43% था और अब है 6%, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत की GDP का ये जो मैंने दिया ना आप लोगों को, ये कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना कि इसका 6% कितना होगा। अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखो ये था इसका पार्ट 1, ठीक है ना, ये एक पार्ट 1 है। बहुत बड़ी शिक्षा नीति, इसका एक पार्ट 2 और आएगा जिसमें आप लोगों को बाकी की शिक्षा नीति के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये पार्ट आएगा आप लोगों को आज से 2 दिन बाद, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को जिस भी दिन देख रहे हैं उससे 2 दिन बाद इस वीडियो का पार्ट देख लीजिएगा।
या फिर अगर आप बाद में देख रहे हो तो यहाँ कार्ड में आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा अगर आप लोग इसे 2 दिन बाद देख रहे हो तो, ठीक है। और ये पार्ट 1 है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। पार्ट 1 में आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम के कई सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए, कई सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को पढ़ाए जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। पार्ट 2 में आप लोगों को बाकी के और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोग भारत देश के नागरिक हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भारत में जो नई शिक्षा नीति आई है वो आखिरकार है क्या, किस तरीके से काम करने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।